में बातचीत कर रहे थे, जो मेनली बनती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। पूरे के पूरे चैप्टर पर हम पूरी की पूरी जितने भी हमने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, तथा जो हम पढ़ चुके हैं उनके साथ साथ कुछ नए टॉपिक्स को भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमने कहा कि पवन का कार्य, यानी हम अलग अलग प्रकार के जो अपर्दन के एजेंट्स कह सकते हैं, जो अपर्दन का कार्य करते हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसी श्रेणी में हमने पहले नदियों का कार्य पढ़ा, फिर हमने बर्फ की नदी जिसे ग्लेशियर कहा जाता है उसका कार्य पढ़ा। इसी प्रकार से हम पवन का कार्य देखेंगे। आपके कोर्स में नहीं है, बाकी जो सागर की जो तरंगे होती हैं उनका भी एक कार्य रहता है। धरातल के अंदर जो चुनागत जो क्षेत्र है जिसे काष्ठ कहा जाता है, वहां पर भी जो पानी है उसका अंडरग्राउंड वाटर का वर्क रहता है। तो अलग अलग प्रकार से इनके वर्क रहते हैं। अब वर्क को हमने दो भागों में डिवाइड किया। जितने भी आपने इससे पहले की जो टोपोग्राफी पढ़ी है, जितनी भी स्थलाकृतियों के बारे में हमने पढ़ा, तो उसमें हमने क्या देखा कि कोई भी टॉपिक तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि वह कार्य कैसे करता है। जैसे कि पानी है, तो पानी खुद तो कुछ इरोजन का कार्य नहीं करेगा, पानी के साथ जो बहने वाले जो पदार्थ है वो अपर्दन का कार्य कर रहे हैं। तो पानी अपर्दन का कार्य भी कर रहा है। पानी के साथ जो बहने वाला जो कचरा है वो किसी एक स्थान पर जमा भी होता है और उससे भी एक नया स्थलाकृति या एक नया स्थल रूप हमारे सामने आता है। तो हर चाहे पानी की बात करें, चाहे हम ग्लेशियर्स की बात करें, चाहे हम हवा या पवन की बात करें, सभी से दो प्रकार की स्थलाकृतियां बनती है। एक स्थलाकृतियां जो वो काट काट कर बनाती है, तो उसे हम अपर्दनात्मक स्थल रूप कहते हैं, इरोजनल टोपोग्राफी। और वे स्थल रूप जिनका निर्माण उस हवा या उस ग्लेशियर या उस सागरीय तरंग के साथ बहने वाले जो कचरे होते हैं, जो कचरा होता है, जो डिपॉजिट डेब्रिस सेडिमेंट्स जो होता है, वो जब किसी स्थान पर जमा हो जाता है, उससे जो स्थलाकृतियां बनती हैं उन्हें हम निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां कहते हैं। अब हम वापस मेन फोकस करते हैं हमारे पवन के कार्य और उत्पन्न स्थलाकृतियां, द वर्क ऑफ विंड एंड रिजल्टेंट ट्रॉफोग्राफी। तो क्या होती है, उससे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि ये बनती कहां पर है। तो वे सभी क्षेत्र जो शुष्क है या अर्ध शुष्क है। अब शुष्क और अर्ध शुष्क होने के लिए हमने कुछ जलवायु की दशाएं रखी है कि इतने सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से बिलो अगर रेनफॉल है तो उसे हम शुष्क क्षेत्र मरुस्थल के अंतर्गत रखते हैं। उससे थोड़ी सी अधिक है तो हम अर्ध शुष्क कहेंगे, यानी थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। तो इस प्रकार से हम इसे अलग अलग भागों में बांटते हैं। फिर हम बात करते हैं कि ये मरुस्थल होते कहां पर है। तो अगर हम मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल का अर्थ ये कदाई या कदापि नहीं है कि जो मरुस्थल होते हैं वो केवल और केवल गर्म होते हैं। मरुस्थल ठंडे भी होते हैं। तो मरुस्थलों को हम किस प्रकार से बांट सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ डेजर्ट। तो डेजर्ट जो होते हैं वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है ध्रुवीय डेजर्ट, ध्रुवीय मरुस्थल या पोलर डेजर्ट्स। अब पोलर डेजर्ट्स कहाँ पाएंगे। अब डेजर्ट होने के लिए कहा कि वहां पर आ, बारिश नहीं होती है, या फिर ऐसी स्थिति रहती है कि वहां पर किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं उग पाती। तो वो जो डेजर्ट होते हैं वो डेजर्ट कहलाते हैं आपके पोलर डेजर्ट या ठंडे मरुस्थल। अब ठंडे मरुस्थल को हम देखते हैं कि ठंडे मरुस्थल कहाँ पर पाए जाएंगे। तो ठंडे मरुस्थल जो है वो हमें देखने को मिलेंगे हमारे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर के आसपास। हम इस मैप को देखें
अपने यहां पर देखें, ये है अलास्का। यहां पर अलास्का में ठंडे मरुस्थल पाए जाते हैं। इसी प्रकार से हम इससे थोड़ा सा इस तरफ पहुंचते हैं तो ये ग्रीनलैंड, ये ठंडा मरुस्थल है। इसी प्रकार से हम पहुंच जाते हैं यहां पर आइसलैंड, यहां पर ठंडा मरुस्थल पाया जाता है। उत्तरी कनाडा में ठंडे मरुस्थल पाए जाते हैं। तो यहां पर मरुस्थल है, लेकिन यहां पर पवन का कार्य नहीं होगा। यहां पर पवन का कार्य नहीं होगा, क्योंकि यहां पर पवन, पहली बात तो जब चलेगी तो उसके अंदर बर्फ की नदी, बर्फ के जो कण हैं वो साथ साथ बहेंगे, लेकिन चट्टानों का अभाव, पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो बर्फ से ढका हुआ, आइस कवर्ड है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो विंड का जो वर्क है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि वो डेजर्ट में होता है। ठीक है, तो ठंडे मरुस्थल भी होते हैं, शीत मरुस्थल, यही जिसे कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। तो कोल्ड डेजर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार के कुछ जो मरुस्थल होते हैं वो मिड लैटिट्यूड्स वाले डेजर्ट्स होते हैं, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल। अब मध्य अक्षांशीय का अर्थ क्या हो गया? अब अक्षांशीय को मध्य अक्षांशीय, या मैं जिस प्रकार से नाम दे रहा हूं, अब इसको किस प्रकार से स्पष्ट करते हैं। बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन सभी को हमें पढ़ना जरूरी है। मैं कहता हूं यहाँ पर ये आपके सामने मैप है, ठीक है। अब हमें पता है कि इंडिया के ठीक नीचे से यहां से हमारा इक्वेटर पास होता है। इक्वेटर जो है यहां से पास होता है, ये यहां पर बना देता हूं मैं, ये है हमारी इक्वेटर की लाइन। इसी प्रकार से भारत के बीचों बीच में से, यहां से राजस्थान के दक्षिणी भाग से, यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे कर्क रेखा कहते हैं, वो गुजरती है। इसी प्रकार से यहां से एक लाइन पास होती है नीचे की तरफ, उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी इसे हम मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा से जब हम ऊपर जाते हैं तो यहां से एक लाइन यहां से भी पास, ये काल्पनिक रेखा है, एज्यूम्ड लाइन है, ये अक्षांश रेखा है जो काल्पनिक रूप से खींची गई। इसी प्रकार से सबसे ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला, ये कहलाता है आपका उत्तरी ध्रुव। अब इसको किस प्रकार से हम गाइड कर सकते हैं? ये जो लाइन है सबसे ऊपर, इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल। इसी प्रकार से ये जो लाइन है, इस लाइन को कहा जाता है कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मान क्या होता है? 23 डिग्री, 23 डिग्री और 30 मिनट, 23.5 डिग्री, और सबसे इंपॉर्टेंट उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहां पर है हमारी भूमध्य रेखा, या इसे हम विषुवत रेखा, जो हमारा हमेशा रहती है 0 डिग्री पर। ये इक्वेटर है हमारा, पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करता है। पृथ्वी को नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न, यानी उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव में विभक्त करता है। सबसे नीचे वाली ये जो लाइन है, ये है हमारी मकर रेखा, ठीक है। ये भी 23.5 डिग्री है, ये भी हमारी 23.5 डिग्री, 23 डिग्री और 30 मिनट है। लेकिन ये कैसे है? दक्षिणी गोलार्ध में। अगर दक्षिणी गोलार्ध में यही मान रहता है तो उसे हम कहते हैं मकर रेखा।
अब हम डेजर्ट की बात कर रहे थे कि डेजर्ट्स कहाँ पाए जाते हैं। तो अब मैं कहता हूं कि पोलर डेजर्ट, ठंडे मरुस्थल, तो ठंडे मरुस्थल जो है वो पाए जाता है यहां पर। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड कोल्ड डेजर्ट आपको यहां देखने को मिलेंगे, सबसे ऊपर वाले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से मैंने कहा मध्य अक्षांशीय, मध्य अक्षांशीय यानी यहां पर ये है आपके मिड लैटिट्यूड डेजर्ट, यहां पर पाएंगे। इसी प्रकार से तीसरे जो प्रकार के जो मरुस्थल है वो होते हैं निम्न अक्षांशीय या लो लैटिट्यूड डेजर्ट्स। अब लो लैटिट्यूड डेजर्ट्स मैं यहाँ पर किस प्रकार से आपको बता रहा हूं, मेरा कहने का अर्थ है कि आपको डेजर्ट जो है वो किस प्रकार से आइडेंटिफाई करना है और लैटिट्यूड्स के हिसाब से आप उसे किस प्रकार से विभक्त। अब लो लैटिट्यूड्स का अर्थ, अब एरिया अगर हम डिफाइन करते हैं कि कितना एरिया जो है किसके अंतर्गत आता है, तो अगर ये जो आर्कटिक सर्कल है इसका जो मान है 66 डिग्री एंड 30 मिनट, 66 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ, क्या है आर्कटिक सर्कल। 23.5 डिग्री ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, यहां पर एक और आएगा जिसे हम 66.5 डिग्री, 66 डिग्री एंड हाफ मिनट, हाफ मिनट जो है इसे अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं। तो एरिया डिफाइन करते हैं। अब लो लैटिट्यूड्स की बात कर रहा हूं तो इसका अर्थ हो गया कि जब मैं एरिया कहता हूं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का अगर चित्र है तो वो लो लैटिट्यूड्स में आएगा। अगर कर्क तथा मकर रेखा से आर्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक वृत्त के बीच का जो चित्र है वह है या फिर वहां पर कोई डेजर्ट है तो वो कहलाएगा मिड लैटिट्यूड्स में आएगा। यानी यहाँ पर कोई डेजर्ट है या फिर यहाँ पर कोई डेजर्ट है इन दो लाइनों के बीच में तो वो कहलाएगा मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। और दक्षिणी ध्रुव पर है चाहे उत्तरी ध्रुव पर है तो उसे हम कहेंगे ये है शीत मरुस्थल। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के मरुस्थल विश्व के अलग अलग कोनों में पाए जाते हैं और इस संदर्भ में मैं आपको बता चुका हूं कि ज्यादातर जो मरुस्थल है वो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये तो रहा क्षेत्र के हिसाब से हम किस प्रकार से मरुस्थलों का विभाजन कर सकते हैं। इसी प्रकार से मरुस्थलों के अलग अलग प्रकार होते हैं। अब प्रकार किस प्रकार से होता है कि अगर हम बात करें कि एक ऐसा मरुस्थल है जिसके अंतर्गत पूरी की पूरी रेत ही रेत है, बालू की रेत, जिसे सैंडी डेजर्ट कहा जाता है। जो सैंडी डेजर्ट होते हैं उन सैंडी डेजर्ट को कहा जाता है ERG, अर्ग। ऐसा मरुस्थल जिसमें रेत ही रेत देखने को मिलती है, वहां पर पत्थर नहीं देखने को मिलता है तो उसे इर्ग कहते हैं। जैसे कि थार का मरुस्थल क्या है, इर्ग के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से कुछ ऐसे मरुस्थल होंगे जिसमें रेत के साथ साथ कुछ चट्टानों के टुकड़े, कंकड़, पत्थर देखने को मिलेंगे, उसे हम स्टोनी डेजर्ट, और स्टोनी डेजर्ट जो होते हैं उसे हम कहते हैं रेग। स्टोनी डेजर्ट जो होते हैं उन्हें कहा जाता है रेग। ये क्लियर कर चुका हूं मैं, आप देखिएगा स्लाइड्स। इससे बाद जो मरुस्थल होता है जिसमें ज्यादातर आपको चट्टान ही चट्टान, देखिएगा मरुस्थल होने के लिए रेत होना कोई जरूरी नहीं है।
मरुस्थल होने के लिए जो कंडीशन है कि वहां पर जो वर्षा का जो प्रतिशत होता है वो 10 या 20 के आसपास होता है, वहां पर वनस्पति वेजिटेशन आपको नहीं देखने को मिलती है, ऐसा कोई एरिया होता है तो उसे हम डेजर्ट कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। न कि ऐसा क्षेत्र जहां पर कह सकते हैं कि आपको रेत देखने को ही मिले, उसी को ही हम मरुस्थल कहेंगे। मरुस्थल यहाँ पर किसी प्रकार का हो सकता है, प्योरली सैंडी हो सकता है, वो सैंडी के साथ साथ स्टोनी भी हो सकता है, और प्योरली वह एक रॉकी डेजर्ट के नाम से भी हो सकता है, जिसे रॉकी डेजर्ट जो होता है उसे कहा जाता है हमादा। HAMADA, हमादा। तो 3 प्रकार के मेजर डेजर्ट्स होते हैं। अगर एरिया के हिसाब से देखें, अक्षांश के हिसाब से देखें, तो ध्रुवीय मरुस्थल, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल और निम्न अक्षांशीय मरुस्थल। अगर हम वहां पर पाए जाने वाले पदार्थों की दृष्टि से देखें, तो वहां पर एक सैंडी डेजर्ट हो सकता है जिसे हम इर्ग कहेंगे या अर्ग कहेंगे। ऐसा मरुस्थल जहां पर चट्टान के छोटे छोटे से चूर्ण भी देखने को मिल रहे हैं और रेत भी है उसके साथ साथ, तो उसे हम रेग कहेंगे, या फिर हम कह सकते हैं रेग क्या है, एक मरुस्थल है जो मिश्रित है, जहां पर रेत भी है और चट्टान के टुकड़े भी। इसी प्रकार से तीसरा, जहां पर चट्टान ही चट्टान है, पहाड़ी पहाड़ देखने को मिलते हैं, रेत आपको कम देखने को मिलती है, उसे हमाडा कहते हैं, हमाडा। कई जगह पर हमाडा नाम का गांव भी देखने को मिलता है। ये तो रहा मरुस्थलों के। फिर हम बात करते हैं कि जो मरुस्थल है, उन मरुस्थलों में इरोजन का जो वर्क है वो किस प्रकार से होता है। इरोजन का जो वर्क है वो किस प्रकार से होता है, तो रेत अपना कार्य करती है। अब रेत अपना कार्य किस प्रकार से करती है, तो उसके अंतर्गत हमने कई ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ा था कि इसके अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के कार्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 3 प्रकार के मैं बता देता हूँ, हमने इस पर बात की थी कि यहाँ पर 3 प्रकार के कार्य देखने को मिलेंगे। और ये हो गया वास्तविक मरुस्थल। देखिएगा यहाँ पर क्लियर कर चुका हूँ। जो वास्तविक मरुस्थल होगा उसे तो हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम इर्ग, ये कहलाएगा। देखिएगा रेग, इर्ग ये है रेग, और तीसरा जो है हमारा। ठीक है, वर्षा की स्थिति के आधार पर भी हमने इस प्रकार का वर्गीकरण किया था। अब कहते हैं कि पवन का जो कार्य किस प्रकार से होता है, तो पवन का जो कार्य यहाँ पर होता है वो 3 तरीके से होता है। कि यहाँ पर पवन अपर्दन करती है, परिवहन करती है और निक्षेपण करती है। लेकिन अपर्दन का जो कार्य है वो 3 प्रकार से होता है। डिफ्लेशन से होता है। अब डिफ्लेशन का अर्थ होता है अपवाहन, अपवाहन का अर्थ होता है उड़ा ले जाना। हवा आई और सामने जो रेत थी उसको उड़ाकर लेके चली गई, यहां से रेत को आगे लेके जा रही है। दूसरी बार आएगी, यहां से रेत को उड़ाकर लेके जाएगी। तो यहां पर क्या बन रहा है, गर्त बन रहा है। हवा के द्वारा रेत को उड़ाकर लेके जाना क्या कहलाएगा, अपवाहन। अब अपवाहन होगा, इसका मतलब यानी डिफ्लेशन होगा, अर्थात यहां पर रेत के धोरे बनेंगे, या रेत आगे से आगे मूव कर रही है, आगे से आगे मार्च कर रही है, वो आगे की तरफ बढ़ रही है, तो डिफ्लेशन होगा। तो यहाँ की रेत आगे बढ़ी, तो जहां पर रेत पहुंचेगी आगे जाएगी, और रेत जब आगे जाएगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर तो बन जाएगा एक धोरा। ये तो बन गया यहाँ पर धोरा या सैंड ड्यून्स, और यहाँ पर बन जाएगा डिप्रेशन, जिसे कहा जाता है गर्त। ये बन जाएगा गर्त यानी गड्ढा, और यहाँ पर धोरा, या इसे कहा जाता है स्तूप, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है ड्यून। ड्यून जो है यहाँ पर बन जाएगा। फिर है अपघर्षण, एब्रेजन या कोरेजन। अब कोरेजन किस प्रकार से हो रहा है कि हवा आगे जा रही है,
और सामने मान लीजिए ये कोई चट्टान है, तो इस चट्टान को घिस घिस कर ये काटेगी और इसको पूरा का पूरा फ्लैट कर लेगी, फ्लैट कर लेगी। और इस फ्लैट करने के कारण ये जो काफी ऊंचा हुआ भूभाग था, वो फाइनली आपको सेकंड स्टेज में इतना, थर्ड स्टेज में इतना, और फोर्थ में आप देखेंगे कि वहां पर कुछ था ही नहीं, धीरे धीरे काट देगी। तो इस प्रकार से घिस घिस कर जब काटने का काम करती हैं तो उसे अपघर्षण या घिसना कहा जाता है। और तीसरा है सन्निघर्षण, एट्रिशन। एट्रिशन में क्या हो रहा है कि जो पवन है, उस पवन के साथ बहुत सारे रेत के कण उड़ रहे हैं। ये रेत के कण उड़ रहे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। जमीन से 3 से 4 फीट या मोस्टली 6 फीट के आसपास की ऊंचाई तक ही उड़ते हैं, उससे ज्यादा ऊंचे नहीं उड़ते हैं ये रेत के कण, भारी होते हैं। ये जो टुकड़े हैं ये आपस में टकराते हैं, आपस में ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, आपस में टकराते रहते हैं और टकरा कर टूटते रहते हैं, बिखरते रहते हैं, आपस में एक दूसरे से टकरा कर घिसते रहते हैं, छोटे छोटे होते रहते हैं। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे सन्निघर्षण या एट्रिशन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ इन प्रकार से अपर्दन का कार्य हो रहा है। अब ये अपवान हो रहा है, उड़ाने का काम हो रहा है, घिसने का काम हो रहा है, आपस में भी एक दूसरे से टकरा कर वो टूट कर बिखर रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि वहां पर चलने वाली जो पवन है वो उसकी स्पीड कितनी है, वो कितनी तेज गति से, वाइंड विंड की जो वेलोसिटी है वो कितनी तेज है। अगर तेज गति से बहेगी तो अपर्दन भी काफी अधिक होगा, यानी अपघर्षण और सन्निघर्षण जो कार्य है वो बहुत तेज गति से होंगे। दूसरा कि जो हवा बह रही है उसमें रेत के कणों की मात्रा, एकदम साफ हवा चल रही है, बिल्कुल भी रेत के कण नहीं, तो आपको अच्छा लगेगा। बारिश के दिनों में रेत के कण क्या होते हैं देखिएगा, एक आप जैसे कि अभी आज बारिश का समय हो रखा है, किसी के भी अगर व्हीकल्स अगर बाहर पड़े होंगे, कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, तो आप देखेंगे कि आपकी बाइक या जो कार बाहर पड़ी है उस पर रेत के छोटे छोटे से स्पॉट बने हुए, मिट्टी के छोटे छोटे से स्पॉट बने हुए, गाड़ी बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। आपको लगता है कि इतनी सारी रेत और ये कहाँ से आई, आपको ऐसा लगता है कि पानी की बूंदे गिरी है और पानी की बूंदे गिरने के बाद उस पर रेत जम गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे वायुमंडल में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स है, धूल के कण बहुत सारे फैले हुए। जब भी वो धूल के कण पानी के साथ, पानी की बूंदे नीचे आती है तो वो धूल के कणों को अपने साथ घुला लेता है और लाके कहाँ जमा देता है, किसी भी जो सतह पर गिरती। यही कारण है कि जब भी बारिश होती है तब हमें एक अजीब सी महक महसूस होती है, कि मिट्टी भीगने की जो महक है हमें महसूस होती है, तो वो उसी समय आती है। तो अगर रेत के कण, अगर धूल के कण अगर हवा में है तो काफी तेज गति से अपर्दन का कार्य होगा, लेकिन एकदम साफ सुथरी हवा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज आप बाहर बड़ी कितनी ही स्पीड से अगर गाड़ी चलाओगे तो आपको चुभन से महसूस नहीं होगा, हवा जो है आपको थोड़ी सी सुहावनी महसूस होगी। गर्मियों के दिनों में आप इसी तरह बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाइएगा, आपके चेहरे पर आपको महसूस होगा कि रेत के छोटे छोटे से कण आप पर प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि वो वायुमंडल में है। और अभी एकदम मौसम साफ है तो बिल्कुल कुछ भी महसूस नहीं होगा। तो अगर पवन में धूल के कणों की मात्रा अधिक है तो अपर्दन अधिक होगा, अन्यथा कम होगा। इसी प्रकार से सेलों की संरचना। अब काटा किसे जा रहा है, जिस चट्टान को काटा जा रहा है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, वो सॉफ्ट है या हार्ड है, वो आग्नेय चट्टान की बनी हुई है या सेडिमेंट्री रॉक्स की बनी। अगर सेडिमेंट्री की है तो आसानी से कट जाएगी, और अगर इग्निस की है तो कटने में टाइम लगेगा। तो डिपेंड करता है कि जो चट्टान
उस हवा के सामने है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, उसी के आधार पर उसका इरोजन वर्क को काउंट किया जा सकता है। फिर है क्लाइमेट। अब क्लाइमेट का जो प्रभाव है वो है आयतन पर है, कि जब गर्मी से चट्टान फैलती है और ठंड से चट्टान जो होती है वो सिकुड़ती है, यानी कॉम्प्रेशन और जो इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी को कह सकते हैं कि विस्कस अपने जो पिघलना जमना पिघलना की जो प्रोसेस है, जैसे भी किसी चट्टान पर अगर तापमान ज्यादा रहेगा तो वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, और रात में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो वापस सिकुड़ेगी। तो इस प्रकार से फैलने सिकुड़ने से क्या होगा, उस चट्टान के अंतर्गत क्रैक्स आ जाते हैं। जो फ्लैट चट्टान होती है वो धीरे धीरे कर सकते हैं थोड़ी सी इसके अंदर क्रैक्स आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि ये बार बार फैल रही है और सिकुड़ रही है। अब फैलना सिकुड़ना कहाँ पर रहेगा? जहां पर टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्षेत्र में इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। अब इस फैलने सिकुड़ने से यहाँ पर क्रैक्स आ गए। अब क्रैक्स में रात में जब ओस की बूंदे गिरी तो पानी इसके अंदर क्रैक्स के अंदर चला गया। दिन में पानी चला गया, रात में जब टेम्परेचर काफी ज्यादा लो हो गया तो ये आइस में कन्वर्ट हो गए, और आइस में कन्वर्ट होता ही इसकी जो साइज है क्रैक्स की वो बढ़ गई। अब क्रैक्स बढ़ता गया और फाइनली क्या हुआ कि जो चट्टान का टुकड़ा है वो अलग हो गया, वो टूट कर बिखर गया। तो क्लाइमेट जो है वह भी रोल निभाती है इस प्रकार के इरोजन के कार्य। इसके अलावा वनस्पति का वेजिटल जो कवर है वो भी काफी फायदेमंद रहता है। वनस्पति आवरण या जो वेजिटल कवर जो होता है वो किस प्रकार से है कि अगर काफी ज्यादा वनस्पति उगी हुई है तो हवा उस पेड़ पौधों की टहनियों में जाकर अटक जाती है। जो जड़ें होती हैं वो उस लैंड सरफेस को अपने अंदर होल्ड रखती हैं, मिट्टी को उड़ने नहीं देती है। तो हवा की स्पीड भी काफी कम हो जाती है, क्योंकि पेड़ पौधे उसकी स्पीड की है उसकी जो स्पीड है उसको कम कर देते हैं। तो कई प्रकार से वनस्पति का जो आवरण है इस वायु अपर्दन को कम करता है। तो ये कुछ कारक है जिससे वायु अपर्दन कार्य प्रभावित होता है। अब कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे। तो अभी शायद मेरे हिसाब से क्लास खत्म हो जाएगी, तो हम क्लास खत्म हो जाती है उससे पहले हम दोनों ही प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स है उनको एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर बनेंगे। तो सबसे पहले हम अपर्दनात्मक अपर्दन हिंदी में लिखता हूं मैं। अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं? तो अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियों के अंतर्गत हमने सबसे पहले भी पढ़ लिया था, वापस एक बार और देखेंगे। अपवाहन बेसिन, अपवाहन बेसिन या जिसे ब्लो आउट कहा जाता है या वात गर्त कहा जाता है, उसके बारे में देखेंगे कि वात गर्त या अपवाहन बेसिन किस प्रकार से बनता है। इसी प्रकार से वात गर्त के बाद कुछ पावमेंट्स जो बनेंगे जिसे हम रेगिस्तानी फर्स्ट कहेंगे या इसे इंग्लिश में पावमेंट कहा जाता है, वो बनेगा। इसके अलावा दूसरा जो आगे नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर्स है वो बनेगा, हम छत्रक कह सकते हैं या मशरूम रॉक, छत्रक या जिसे मशरूम रॉक पढ़ चुके हैं, याद होगा आपको। उसके बाद हम ड्राई कांटर, ड्राई कांटर को देखेंगे। ड्राई कांटर जो आपके ट्रायंगल शेप में जो बनता है
इसी प्रकार से भूस्तंभ या डेमोइशल्स जिसे कहा जाता है वो बनेगा। इसी प्रकार से यारडांग बनेगा। यारडांग बनेगा। यारडांग के अलावा और आपके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं बाकी रह गए, जैसे कि आपके जालीदार शिला बनेगी। ये सारे के सारे अपरदन से बन रहे हैं। इंसेल बर्ग बनेगा। इंसेल बर्ग के अलावा ज्यूजेन बनेगा, जो दवात की आकृति का था। इसी प्रकार से पुल एवं खिड़की, ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स है वो आपको इस प्रकार से यानी इरोजन से देखने को या इरोजन से निर्मित देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से ये तो हो गए अपरदन के, और अपरदन के साथ साथ हम कुछ निक्षेपण यानी जो डिपोजिशन का जो वर्क होगा उससे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उर्मिकाएं, यानी रिपल जो मार्क होते हैं वो बनेंगी। बालू का स्तूप यानी सैंडून्स बनेंगे। सैंडून्स में कई प्रकार के जो सैंडून्स है उनके बारे में हम बातचीत करेंगे कि जो सैंडून्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से वो बनते हैं। अलग अलग प्रकार के जो सैंडून्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बेसिकली आपके ये यही होते हैं। एक होता है लॉयस मैदान, वो बनेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंतर्गत आपके पानी का भी रोल है और ये दोनों मिलकर बनाते हैं, जिसमें हम बात करेंगे प्लाया की बात करेंगे। प्लाया क्या होती है, प्लाया झील क्या होती है। इसी प्रकार से एक होता है बालसन झील, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा पेडिमेंट्स, पेडिमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ सिद्धा है जो स्ट्रक्चर्स वो हमें देखने हैं, अगली जो क्लास रहेगी उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो ये निक्षेपण से बनने वाली शिलाकृतियां और ये अपरदन की शिलाकृतियां, इसमें से 3-4 मैं पहले से ही आपको बता चुका हूँ, और बाकी जो बचेगी वो हम जो भी क्लास नेक्स्ट जो रहेगी हमारी उसके अंतर्गत हम इसको देखेंगे कि किस प्रकार से बनते हैं। तो अपरदनात्मक शिलाकृतियों में हमने जैसे कि ब्लोहाउट, इंसेलबर्ग को देखा। उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी, अटेंडेंस का फॉर्म फिल कर दीजिएगा, अपने आप खत्म हो जाएगी। चत्रकशिला इनको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। डेमोशिल्स किस प्रकार से बनते हैं, जूजेंस किस प्रकार से बनते हैं। इसी प्रकार से ये जूजेंस है, ये यारडांग है। जूजेन और यारडांग दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन क्या फर्क है। ड्राई कंटर क्या होता है, जालीदार शिला क्या होती है, पुल एवं खिड़की किस प्रकार से बनते हैं। एलिन लैंडफॉर्म्स के अलग अलग प्रकार आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद उसका परिवहन कार्य और उसके बाद उसका निक्षेपण कार्य के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन से शिलाकृतियां हैं वो बनते हैं। तो अर्ग, रिपल, बरखान, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स ड्यून्स, स्टार ड्यून्स, ये अलग अलग प्रकार के